हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, हमारे 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और आप इस चैनल पर जाकर डिलीजेंस क्रैक एग्जाम्स पर ये सारे पार्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। साइलेंट फीचर्स आपके 2 पार्ट्स में यहाँ पर कवर अप किया गया है और आज हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे जो होगा आपका क्रिटिसिजम्स। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, ओके। और साथ ही साथ इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसिज्म हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का और इसको जैसे कि हर बार क्रिटिक्स आते हैं और इसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए लोग तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है भाई आपका। वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि वो दूसरों के जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं ना दुनिया भर में, उन कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाकर यहाँ पर बना दिया गया है और कुछ नहीं है, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं ना, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को उठाए, डॉक्यूमेंट्स उनके लिए गए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर यहाँ पर रख दिया गया। और अ पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, और कुछ नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा। लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने यहाँ पर जवाब दिया, भाई इस टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन के आप क्रिटिक्स कर रहे हो ना, वो कम्प्लीटली अनफेयर है और इलॉजिकल है, ठीक है। अनफेयर है और इलॉजिकल है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो फ्रेमर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने बनाया ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर ने, उनने, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े उस समय, लेकिन उन्हें ब्लाइंडली हमने नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कुछ भी चल रहा हो और अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है हमने अपने में डाल दिया हो, ओके। हमने, आप देखें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि जुडिशियरी पावरफुल है, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें पार्लियामेंट पावरफुल है, सॉवरेन पावर है। हमने क्या किया, हमने इनका ब्लेंड लिया, वो हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो हमने क्या किया, हमने बराबर से उनको मॉडिफाइड किया है जो इंडियन की सोसाइटी के लिए, इंडियन की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन के लिए सूटेबल हैं, इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल हैं। हमने उन्हें बराबर तरीके से उनको बैलेंस करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उन्हें डाला है। साथ ही साथ उस समय पर हमने कई सारे जो इन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें फॉल्ट लगे, हमने उन्हें भी यहाँ पर अवॉइड किया है। While answering the above criticism in the Constituent Assembly, बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर कहा, जो कि एक मेंबर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, one likes to ask whether there can be anything new in constitution framed at this hour in the history of the world। उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बेसिकली, क्या कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया ने बनाया ना, वो आपने दुनिया भर से लेकर बना के रख दिया। अरे आप ये बताओ, एक नेशन, एक इथिकल नेशन, एक डेवलप्ड नेशन कैसा होना चाहिए, सबकी इसकी परिभाषा तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जैसी होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ पर अगर जुडिशरी फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अमेरिका में कोई और फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ब्रिटिश में कोई और फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। एक नेशन जैसा होना चाहिए वो तो हर जगह सेम ही रहेगा ना। अब उसमें क्या हम कि कुछ और नया कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते अपने मन से, भाई जो चला आ रहा है वो पहले से ही। अब आप देखो, अमेरिका 1775 के समय पे युद्ध हुआ, आज़ाद हुआ, अब वो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर धीरे धीरे इंडिया ने 1947 में बनाना चालू किया। भाई इन 200 सालों में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई, उन्होंने भी रिप्लेस की, और हमने ऐसा नहीं कि उन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया, हमने उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफाइड किया है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि जब पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 100 साल पहले ड्राफ्ट हुआ था, उसके बाद उसमें कई सारे चेंजेस भी आए, ओके। तो अब उसमें क्या चेंज, हम नया क्या डाल देते, उसमें नया क्या डाल देते। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो बाकी फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज है पूरी दुनिया में, वही तो इंडिया ने उसको डाला है, ओके, जिसको आप कह रहे हो कि इसको बोरो किया गया है। और दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लिखता सिमिलर है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे के सिमिलर ही लगते हैं। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा लो, वो सिमिलर ही लगेंगे आपके, ओके। एक ही चीज ऐसी है जो यहाँ पर हम नहीं डाल सकते थे, द ओनली न्यू थिंग्स, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है ना, उनमें जो फॉल्ट्स हैं उनको हम अवॉइड करके अपनी कंट्री के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एकोमोडेट कर सकते थे, वो हमने यहाँ पर किया। तो ये कहना कि एक ब्लाइंड कॉपी है दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कम्प्लीटली गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने
या तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं है या फिर उसको समझे नहीं है आप सही से। ओके, तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी गलत बात है। आप इंडिया को एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते हो। बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यही क्लियरली यहाँ पर बोला। इसके बाद दूसरा इस पे जो बेसिकली आप देखें यहाँ पर आता है कि 1935 का जो एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, उसमें कहा जाता है कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इसका क्या है, कार्बन कॉपी है। द क्रिटिक्स सेज दैट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंक्लूडेड a large number of the provisions of the Government of India Act 1935 into the Constitution of India। इसमें कहा गया है कि फ्रेमर्स के यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, उससे आप देखें तो कई सारे प्रोविजंस आपके जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें डिट्टो सेम डाल दिए गए हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट का, या फिर बोला जा सकता है कि कुछ चेंजेस जो किए गए हैं वो अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का। Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language and substance a close copy of the 1935। एन श्रीनिवासन बेसिकली उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना आपका, वो चाहे आप लैंग्वेज जो उसमें यूज़ की गई थी लैंग्वेज के तौर पर, या जो इसका स्ट्रक्चर है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी, और जो उसमें फ्रेमिंग्स की गई ना वो और इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत कुछ सिमिलर है यहाँ पर। सिमिलरली जो आइवर जेनिंग्स हैं, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ओके, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इट प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली। तो इसमें कहा गया जो आइवर जेनिंग्स हैं उनका मानना है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उनका कहना है कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डायरेक्टली डिराइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से, पहला। दूसरा, इसको कुछ प्रोविजंस तो डायरेक्टली कॉपी किए गए हैं, जैसा डिट्टो लिखा है ना डिट्टो यहाँ पर छाप दिया गया है भाई, डिट्टो, कोई चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर आइवर जेनिंग्स का कहना है। फॉर द पी आर देशमुख ने कहा है, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सेम का सेम आ चुका है, सिर्फ एक ही चेंज यहाँ पर हुआ है, उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का एक प्रोविजन डाल दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर बी आर अम्बेडकर इसका आंसर देते हैं, जितनी भी क्रिटिसिज्म्स यहाँ पर आइवर जेनिंग्स के द्वारा, पी आर देशमुख के द्वारा यहाँ पर लगाई गई है, उनका मानना है as to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the government of India Act, I make no apologies। तो यहाँ पे कहा गया कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ना उसके कई सारे प्रोविजंस हमने सेम टू सेम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ, ना ही मैं इसका बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए मुझे कि मैंने वहाँ से बोरो किया है, और ये सारी चीज़ें नहीं है। ओके, वहाँ पे उन्होंने बोला है nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution, what I am sorry about is that the provision taken from the government of India 1935 relate mostly to the details of administration। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है आपका कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आपके कई सारे प्रोविजंस यहाँ पर लिए हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए ना मैं किसी से माफ़ी मांगता हूँ, ना ही मुझे इसके लिए कोई शर्म आनी चाहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई फंडामेंटल आइडियाज है, ओके, इस पर किसी का भी पेटेंट राइट नहीं है कि वो ब्रिटिश ने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कि उसका पेटेंट राइट हो गया। जो चीज़ जिस समय सही लगी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का अगर हमने पहली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो ना उसमें हमने फिलोसफिकल पार्ट को अडॉप्ट किया है आपका, ना ही बेसिकली स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है। हमने अडॉप्ट किया है मोस्टली द डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है ना उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अडॉप्ट किया है। ओके, हमने और कुछ इसमें कॉपी नहीं किया है, ठीक है, और इस पर किसी का भी कॉपी किया भी है तो इस पर किसी का पेटेंट राइट नहीं है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को वो चीज़ सही लगी कि वो चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए तो उसको अडॉप्ट किया है, यहाँ पर सीधी सी बात इतनी है। फिर उसमें लिए फिर अगले क्रिटिसिज्म है कि ये अन इंडियन और एंटी इंडियन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो अन इंडियन
या फिर एंटी इंडियन है। ऐसा क्यों है भाई? बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। अब भाई ये एंटी इंडियन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं का सत्ता चलती थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब ये डेमोक्रेसी हो गया, अब वो समय चला गया राजा महाराजा का, और जो वो इंडियन का कल्चर ही राजा महाराजा का था, इसलिए कहा गया कि एंटी इंडिया है भाई। क्योंकि यहाँ पर जो वो सत्ता है ना राजा महाराजा की, वो परंपरा यहाँ पर चली नहीं रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, दे सेड that the foreign nature of the constitution make it unsuitable to the Indian situation or unworkable in India। उनका मानना है कि जिस तरीके से फॉरेन नेचर हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और अपने ऊपर इंडिया के ऊपर यहाँ पर थोप दिया बेसिकली, वो तो इंडिया में चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंडिया की जो लोग है, जो प्रजा है और जो इंडिया का कल्चर है उसको सूट ही नहीं करता है। इसी कॉन्टेस्ट में एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हनुमंथैया, उन्होंने कमेंट किया, बी वांटेड द म्यूजिक ऑफ बीना एंड सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। मतलब कि हम म्यूजिक चाहते थे बीना का, सितार का, लेकिन हमें तो इंग्लिश बैंड यहाँ पे मिल गया। मतलब हम राजा महाराजाओं को यहाँ पर चाहते थे, लेकिन हमें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राजा महाराजाओं का तो यहाँ पर खेल ही खत्म हो गया। ये क्या चाहते थे और क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बोला। के हनुमंथैया ने यहाँ पर ये आर्गुमेंट यहाँ पर दिया। That was because of our constitution makers were educated that way। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था ना, वो किसके द्वारा बनाया गया था, लॉयर्स के द्वारा। वो वेस्टर्न एजुकेशन से लेकर आए थे, तो वो उस तरीके से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने उस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ढालने की कोशिश की, उस तरीके से इसको डाला, जो कि अब क्या हो गया, वो एंटी इंडियन हो गया है। इसी तरीके से लोकनाथ मिश्रा ने यहाँ पर एक अनदर मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो स्लैबिश इमिटेशन ऑफ द बेस्ट है, मच मोर अ स्लैबिश सरेंडर टू द बेस्ट। ये बेसिकली उन्होंने बोला है कि ये बेसिकली क्या है आपका, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपका, ये सरेंडर है बेस्ट को। बेस्ट की हमने क्या किया, बेस्ट के जो कल्चर है, बेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी करने की हमने यहाँ पर कोशिश की है। फर्दर लक्ष्मण नारायण सोनी साहू, उन्होंने जो एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कहा द आइडियाज ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशंस टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। उन्होंने भी सेम चीज बोली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो, जो ड्राफ्ट यहाँ पर पेश हुआ है, वो बेसिकली आप देखेंगे वो इंडिया के जो कल्चर है ना, इंडिया के कल्चर का फंडामेंटल जो इंडिया की स्पिरिट है, जो राजा महाराजाओं का चला आ रहा है हमारे यहाँ पे एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसके तो कंप्लीटली अगेंस्ट है। वहां पर राजा महाराजाओं का रोल चलता था, ठीक है। और अभी यहाँ पर क्या हो गया है, अभी यहाँ पर ये डेमोक्रेसी, बी द पीपल, अब लोगों की सत्ता यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर बोली गई है कि इसलिए ये एंटी इंडियन और अन इंडियन है। फिर ये कहा गया कि ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है इसको? अब इसको अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलॉसफी एंड आइडिया ऑफ द महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। जो महात्मा गांधी के आइडियाज थे, ओके, प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब उनका क्या मानना था उस समय, आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट राइज किया गया कि महात्मा गांधी का जो मेन फोकस था वो क्या था, वो विलेज पंचायत पर मेन फोकस था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत पर मेन फोकस था। लेकिन उस समय तो ये शामिल थी नहीं थी, ये तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन में हुई। तो ये बात जब हो रही है, ये बात हो रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका ड्राफ्ट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना, तो उन्होंने कहा कि अब ये उस समय बेसिकली एंटी महात्मा गांधी, अन महात्मा गांधी, क्योंकि ये सारी प्रोविजंस तो यहाँ पर किए ही नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिस पर महात्मा गांधी जी फोकस करते थे, तो ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ओके, इन दिस कॉन्टेस्ट, इसी कॉन्टेस्ट में के हनुमंथैया ने यहाँ पे क्या कहा, दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट। ओके, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, जिस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ पर बनाया। इसके बाद यहाँ पर टी प्रकाशम ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, और बी.आर. अम्बेडकर और जी के और गांधी जी के बीच में आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट चलता है। गांधी जी की कई सारे जो मूवमेंट्स उसमें बी.आर. अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ तक ये कह दिया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, ये बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी की जो बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, खुन्नस जो चली आ रही है ना आपस में, ये उसी का कारण है कि यहाँ पे जो गांधी जी के मेन आइडियाज थे ना, उनको इग्नोर किया गया है यहाँ पर। यहाँ तक टी प्रकाशम ने तो ये भी पॉइंट यहाँ पर कह दिया। फिर यहाँ पर आता है आपका एलिफेंटाइन साइज। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में लिया गया है, और कई सारी चीज़ें तो अननेसेसरी यहाँ पर डाल दी है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
सर आइवर जेनिंग्स अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोविजंस बोरोड वे आर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वाज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। उनका मानना है कि जो प्रोविजंस हमने बोरो किए ना, वे आर नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड, वो प्रोविजंस सारे हमने प्रोविजंस यहाँ पर डाल दिए। मतलब अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ उठाया तो उसकी जो जरूरत नहीं भी थी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो भी यहाँ पर उठा के डाल दिए गए हैं। वो वेल सेलेक्ट नहीं किए, उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें यहाँ पर डालना चाहिए, किस एक्ट को डालना चाहिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने यहाँ पर डाल दिए, ऐसा आइवर जेनिंग्स का यहाँ पर कहना है। इस वजह से क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी कंटेस्ट में एच.वी. कामत जो है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका मानना है द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर असेंबली इज एन एलिफेंट। आपको पता होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें हम बताया था कि वहाँ का जो सिंबल था वो क्या था, वो एलिफेंट था। ठीक है, तो एच.वी. कामत कहते हैं जिस तरीके से आपने अपना सिंबल वगैरह यूज किया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलिफेंट को, उसी तरीके से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पर तैयार कर दिया है, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर तैयार करके दे दिया है। और ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी पूरी दुनिया में अभी तक का प्रोड्यूस हुआ है, वो आपका बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। He also said, I am sure the House does not agree that we should make the Constitution an elephantian one. ओके तो एलिफेंटियन साइज है। आइवर जेनिंग्स का कहना है कि कई सारे प्रोविजंस वेल सेलेक्टेड नहीं है और किसी भी कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने यहाँ पर डाल दिए जो अननेसेसरी है, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, इस वजह से ये बड़ा हुआ। और यहाँ पर एच.वी. कामत ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल ही एलिफेंट था, तो उनकी सोच भी उसी प्रकार से थी कि हमें एक ऐसा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बोली गई। आफ्टर दैट यहाँ पर कहा गया पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा लीगलिस्टिक है। ये बात तो सही है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे, लक्ष्मीकांत ने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कई जगह पर हो जाती है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लीगल पॉइंट्स यहाँ पर डाले गए और बहुत ही ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट यहाँ पर किया गया है। दे ओपाइंड दैट द लीगल लैंग्वेज और फार्सियोलॉजी अडेप्टेड, जो फ्रेज वगैरह यहाँ पर अडेप्ट किए गए हैं ना, वो इंडियन जो लीगल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है उसको बेसिकली ये दिखाता है कि पूरा लॉयर्स का ही यहाँ पर था, डोमिनेंस लॉयर्स का था। इस वजह से ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार हो गया। आइवर जेनिंग्स ने इसको बोला गया लॉयर्स पैराडाइज। यहाँ पर एच.के. महेश्वरी एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका मानना था, उनका कहना है कि इस तरीके की जो लीगल लैंग्वेज यूज़ की गई ना, उसका इसलिए की गई है कि इससे क्या हो, इससे जो वकील है ना, जो लॉयर्स है ना, उनकी दुकान यहाँ पर चलती रहे। इस वजह से इस टाइप की लीगल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। The draft tends to make people more litigious, more inclined to go to law courts, less truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence. If I am say the draft is always really a lawyer's paradise, it opens up vast avenues of litigations and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. इससे क्या होगा, इससे लोगों के बीच में जो ट्रुथ है और जो नॉन वायलेंस है वो सारी चीज़ें प्रमोट नहीं होंगी, लेकिन कई सारे यहाँ पर क्या होगा, लेस ट्रुथफुल चीज़ें क्रिएट होंगी, जिससे लोग यहाँ क्या होगा, कोर्ट की तरफ जाएंगे। और जब कोर्ट की तरफ जाएंगे तो किसकी दुकान चलने वाली है, यहाँ पर लॉयर्स की दुकान चलने वाली है। इस वजह से इतनी लीगल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। एच.के. महेश्वरी ने अपना ये ओपिनियन यहाँ पर दिया है। ओके, उसके बाद सिमिलरली पी.आर. देशमुख है, अनदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका मानना है आई शुड हाउएवर लाइक to say that the draft of the articles that have been brought before the House by B.R. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of the law manuals. जब हम वो ड्राफ्ट वगैरह एक्ट्स वगैरह यहाँ पर लेकर आए ना, आर्टिकल्स वगैरह, उन जब आर्टिकल्स को यहाँ पर देखा गया, अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पी.आर. देशमुख, तो वो ऐसा लगा कि कोई एक लॉ मैनुअल है। इस तरीके से उनको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया था। इट्स लुक लाइक अ लॉ मैनुअल्स, उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था। इट वॉज डिफिकल्ट for them to compose a document which should be to my mind not a law manual but a socio-political documents। अब उस लॉ को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था। अब जब वो एक आर्टिकल्स यहाँ पर ड्राफ्ट हो रहे ना, तो वो आर्टिकल्स कहीं से भी आपको ये नहीं दिख रहा था कि वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटी, जो सोशियो इकोनॉमी को यहाँ पर प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, वो कहीं से भी आपके लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहे थे, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक लॉ मैनुअल के रूप में काम कर रहे थे कि एक लॉ की बुक यहाँ पर तैयार हो रही है।
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है? जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस आपका मेन एम है। लेकिन कहीं से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तैयार हो रहे थे पीआर देशमुख के अनुसार, वो कहीं से भी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं से एक लॉ बुक दिख रही थी कि एक लॉ बुक यहाँ पर तैयार हो रही है। बट टू अवर मिसफॉर्चुनेट दैट वाज नॉट टू बी, बट we have been burdened with so much of words and buts which could have been a very easily limited। आप इस जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जब पूरा अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो पीआर देशमुख के अनुसार कहना है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन इतने सारे शब्दों का खेल किया गया है, ओके, नए नए शब्द, लीगल लैंग्वेजेस का इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि उसको एक समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और अगर हम चाहते भी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहती तो उन शब्दों को, उन लैंग्वेज को बहुत ही आसान भाषा में एक कंपाइल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? जिससे जो लॉयर्स हैं और जो इंजीनियर्स लॉयर्स हैं उनके पास बहुत सारा काम आता रहे इन फ्यूचर। ओके, तो ये यहाँ पर हमने पूरा आपका देखा क्रिटिसिज्म क्या था। पहले सबसे पहले देखे एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, हौच पोच है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के दिया। तो बी आर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं सही, या तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ही नहीं है या फिर आपने समझा नहीं है। हमने अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से और जो भी फॉल्ट थे उनको अवॉइड करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया है। साथ ही साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोसाइटी की एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, अब उस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो सब में एक ही जैसा मिलेगा, उसमें हम कुछ नया डाल ही नहीं सकते थे। 1935 का कार्बन कॉपी है ये, तो उसके लिए बी आर अम्बेडकर ने कहा कि किसी का भी यहाँ पर कॉपीराइट नहीं है, पेटेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे। और हमने यहाँ पे बहुत सारे चेंज किए हैं, हमने सिर्फ 1935 से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन को यहाँ पर उठाया है। अन इंडियन और एंटी इंडियन है। अन इंडियन और एंटी इंडियन क्यों क्या आ गया? क्योंकि ये इंडियन का जो कल्चर है राजाओं महाराजाओं को, उसको प्रमोट नहीं कर रहा है, ये बी द पीपल, लोगों को पावर दे रहा है, तो ये एंटी इंडियन आपका हो गया है। ठीक है, फिर वहां पे एक बढ़िया लाइन आप यूज कर सकते हैं कि बी वांट द म्यूजिक ऑफ बीना और सितार, लेकिन मिला क्या? इंग्लिश बैंड मिल गया। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, सिलेबस सरेंडर टू द बेस्ट, ये कुछ लैंग्वेज हैं जो टर्म्स आप याद कर लो, ये पेपर में ऐसा डिट्टो लाइन को यहाँ पर लिख के आना। अनगांधीयन है, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, पंचायत सिस्टम, इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चलता था और इसलिए उनके जो आइडियाज थे उनको इग्नोर किया गया। यहाँ पर एलिफेंटियन साइज है, बहुत ही बड़ा साइज है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कई सारी चीजें डिट्टो कॉपी कर ली गई जिनकी जरूरत ही नहीं थी आइवर जेनिंग्स के द्वारा। लॉयर्स का पैराडाइज है, लीगल लैंग्वेज है, क्यों की गई है? क्योंकि लॉयर्स अपनी दुकान चलाना चाहते थे बेसिकली। कई सारे शब्दों का यहाँ पर इतना यूज किया गया कि वो एक लॉ मैनुअल दिख रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा था जो सोशियो इकोनॉमिक को प्रमोट करे। तो ये सारे यहाँ पर एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि पूरा क्या था यहाँ पर। ओके, एंड थैंक यू गाइस। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सारी ट्रिक्स रहेंगी, ट्रिक्स टू रिमेंबर पार्ट्स, ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल्स, ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स, 8th लैंग्वेज शेड्यूल कौन कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम ट्रिक्स के तौर पर देखेंगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।